आज पढ़ते स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी साइंस की लेसन नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉम पार्ट 1. इन द चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट द एटॉम एंड द मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. अगर किसी भी मैटर के बारे में बात करें तो उसके फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं atoms and molecules. The existence of the different kind of a matter is due to different atom and consisted them. जो भी अलग अलग टाइप के मैटर हम लोग को देखने को मिलते हैं वो इसी बेसिस पे देखने को मिलते हैं क्योंकि उसके अंदर का जो एटॉम का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है. नाउ क्वेश्चन अराइज, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स द एटॉम ऑफ अ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटॉम ऑफ द अनदर एलिमेंट. एक एटॉम के एलिमेंट से दो एलिमेंट अगर लो तो इसके एटॉम दूसरे वाले एलिमेंट से कैसे अलग होते हैं. आर एटॉम्स रियली इनविजिबल. एटॉम्स को देखा नहीं जा सकता है एज प्रपोज बाय डाल्टन, जैसा डाल्टन ने कहा था. और आर दिस स्मॉलर कंस्टिट्यूट्स इनसाइड द एटॉम. और एटॉम के अंदर और भी ज़्यादा छोटे कुछ एलिमेंट होते हैं क्या. वी शिल फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम लोग ये सारे क्वेश्चन के आंसर ये लेसन में पढ़ने वाले हैं. वी विल लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उसके अंदर और कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं एंड वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन हाउ दिस पार्टिकल्स आर अरेंज विद इन द एटॉम. और दूसरे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट और मॉडल्स प्रेजेंट किए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा जो प्रपोज करते हैं कि एटॉम के अंदर भी कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम लोग लेसन के अंदर पढ़ेंगे. मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was to reveal the structure of an atom as well as to explain its important properties. सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थिंग्स 19th century के साइंटिस्ट के सामने आया था कि एटॉम का स्ट्रक्चर क्या है उसे एक्सप्लेन करना उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ काफ़ी टफ हुआ था. द elucidations of the structure of an atom is based on the series of the experiment. So structure atom का क्या है उसके लिए बहुत सारे experiment conduct किए गए. On the first indicate that atoms are not invisible. पहले तो ये decide किया गया, पहले तो ये justify हुआ कि जो atom है वो invisible नहीं है. Come from then studying a static electricity. Electricity की study से ये बाहर आया and condition under which the electricity is conducted by the different substance. अलग अलग substance के अंदर से electricity कैसे generate की गई और फिर atom क्या है और वो इनविजिबल नहीं है, ये सब कंसेप्ट आए. सो हम लोग धीरे धीरे करके क्या चीज़ें आई, किसी ने क्या मॉडल प्रेजेंट किए उसके बारे में बात करेंगे. चार्ज पार्टिकल इन द मैटर. फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द मैटर एक एक्टिविटी देखते हैं. एक्टिविटी 4.1 देखेंगे. आपको कोम लेना है, ड्राई हेयर के साथ आपको उसको कोम करना है. फिर थोड़े पीस ऑफ पेपर आपको डालने हैं और फिर उसको अट्रैक्ट करवाना है. आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो अट्रैक्ट कर लेगा. रब ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ्स. आपको एक ग्लास का रॉड लेना है, डंडा लेना है और सिल्की क्लॉथ्स के साथ उसको घिसना है एंड फिर उसको इन्फ्लेटेड बलून के पास लेके जाना है. जो बलून फुलाया हुआ है उसके पास आप देखोगे तो वो बलून चिपकेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से. ठीक है. फ्रॉम दिस एक्टिविटी कैन वी कंक्लूड दैट रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज. इसका मतलब ये हो गया कि हम जब भी दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ घिसते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं. वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम. तो ये फिर चार्ज क्या है क्या. दिस क्वेश्चंस आंसर बाय नोइंग दैट एटॉम इज डिविजिबल एंड कंसिस्ट ऑफ द चार्ज पार्टिकल. इसका मतलब ये हो गया कि जो एटॉम है वो और ज़्यादा आगे डिविजिबल होगा और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स होंगे. चार्ज पार्टिकल क्या है ओवर पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रूव करके बताया. Many scientists contributed in revealing the presence of charged particle in an atom. 19th century में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए बहुत अच्छे प्रूफ भी दिए. It was known by 19th that atom was not a simple. 1900 में ये डिसाइड किया कि जो एटॉम है वो सिंपल नहीं है, इनविजिबल पार्टिकल है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होगा. इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई किया गया जे थॉमसन के द्वारा. इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन्स वर आइडेंटिफाई ई गोल्डस्टेन ने 1886 में डिस्कवर किया था न्यू रेडिएशंस इन द गैस डिस्चार्जिंग एंड कॉल द कैनल रे. गैस के अंदर न्यू रेडिएशंस छोड़ के मतलब लाइट को छोड़ के कैनल्स रे जैसा कॉन्सेप्ट लाया था. दिस रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस और वो जो रेडिएशन निकला था वो पॉजिटिवली चार्ज था विच अल्टीमेटली लीड टू द डिस्कवरी ऑफ द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स. पहले तो जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स लेके आए जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और फिर आगे सब्सिक्वेंटली आते गए साइंटिस्ट जिन्होंने ये फाइंड किया कि जो रेडिएशन है उसमें से पॉजिटिवली चार्ज एटॉम्स निकलते हैं. दैट मीन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पार्ट हुआ. दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैज अ चार्ज इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट द ऑपोजिट इन साइंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब ये हो गया कि एटॉम के अंदर होता है और इसका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है. मतलब अगर इलेक्ट्रॉन का माइनस है तो अंदर वाले का पॉजिटिव होगा जस्ट बिकॉज ऑफ इसी बेसिस पे वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. इट्स मास वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज द इलेक्ट्रॉन्स. और अंदर वाले का मास सपोज भी हम लोग उसको नाम दे देते हैं प्रोटॉन क्योंकि लेटर ऑन नाम दिया हुआ ही है. सो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है. इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन
proton. In the general, electron is represented as E minus and protons P plus. So electrons को represent किया जाता है E minus और proton को P plus. Mass of a proton is taken as 1 unit. Mass को 1 unit लिया जाता है and its charge as plus the 1. So इसीलिए plus 1 लिया जाता है उसका unit. The mass of electron is considered to be a negligible. So इसीलिए हम लोग -1 लेते हैं क्योंकि वो -1 दे देता है. It seems highly likely that an atom was composed of protons and electrons. So theory से तो पता पड़ गया कि electrons और protons जैसी चीज़ें exist करती है, mutually balancing their charge just because of दोनों के दोनों है वो एक दूसरे के balance को equalize कर लेते हैं, एक positive है एक negative है. तो it also appeared that the protons were in the interior of an atom. ऐसा भी माना गया जो protons है वो atom के अंदर के हिस्से में, and for various electrons could easily be peeled off बट नॉट प्रोटॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉन्स को नहीं. नाउ द बिग क्वेश्चन वॉज दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स डिड दिस पार्टिकल्स ऑफ द एटॉम फॉर्म. सो ये कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स एटॉम फॉर्म करेंगे, वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिलो. इसके आंसर्स हम लोग नीचे फाइंड करने की ट्राई करेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम देखते हैं 4.2. We have learned the Dalton's atomic theory in chapter number 3, which suggested that atom was invisible and indestructible. हम लोगों ने lesson number 3 में पढ़ा कि जो atoms है ना उसे divide कर सकते हैं ना वो indestructible होते हैं, मतलब destruct नहीं कर सकते, आप उसको destroy नहीं कर सकते. But discovery of two fundamental particles, electrons और protons, जो अभी ढूंढे गए, आगे हम लोगों ने पढ़ा, inside the atom lead to the failure of the aspect of Dalton atomic theory. इसका मतलब ये हो गया कि Dalton की atomic theory गलत है. It was then considered necessary to know how the electrons and protons are arranged within an atom. So अगर उसकी theory गलत है तो एक और क्वेश्चन आता है, तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स का अरेंजमेंट एटॉम के अंदर किस हिसाब से होता है. सो इसके लिए मैनी साइंटिस्ट प्रपोज ऑफ वेरियस एटॉमिक मॉडल्स. तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल्स प्रेजेंट किए. उसमें से जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटॉम. सो जे थॉमसन ने पहला प्रोजेक्ट रखा था, पहले मॉडल रखा था, वो पढ़ते हैं थॉमसन्स मॉडल्स ऑफ एन एटॉम. Thomson proposed a model of an atom is to be like that a Christmas pudding. थॉमसन ने ये जो एटॉम है उसको एक क्रिसमस पुडिंग के साथ कंपेयर किया था. द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीयर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वर लाइक अ करंट ड्राई फ्रूट्स इन द स्पेरिकल्स क्रिसमस पुडिंग. सो यहाँ पे जो आपको डॉट दिख रहा है क्रिसमस पुडिंग के अंदर, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे नीचे पिक्चर्स में दिखाया हुआ है एक्चुअली 4.1 फिगर्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स है जो चेरीज यानी ये सब चीज़ें रखी होती है, और बाकी सारे जो स्पीयर है वो पॉजिटिव स्पीयर है. वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन. हम लोग वाटरमेलन भी सोच सकते हैं, उसके अंदर जो बी है, जो सीड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज एटॉम होगा वो पूरा रेड पोर्शन होगा, वाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसके सीड्स होंगे, लाइक अ सीड्स इज वाटरमेलन. ठीक है, और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लेते हैं. जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिस्ट थे. उनका बॉर्न चिथाम्स हिल्स में हुआ था. मैनचेस्टर है एक सबर्ब्स है. 18 दिसंबर 1856 को हुआ था. उन्हें बहुत सारे नोबेल प्राइजेस फिजिक्स के लिए मिले थे 1906 में, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी. ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट द कैम्ब्रिज फॉर द 35 ईयर्स. उन्होंने डायरेक्टरशिप की थी, मतलब वो डायरेक्टर थे वहाँ पे कैविन्स लेबोरेटरीज के 35 ईयर्स तक, एंड उन्होंने 7 बड़ी बड़ी रिसर्च की थी एंड असिस्टेड सब्सिक्वेंटली वॉन नोबेल प्राइजेस, और सबको बहुत ही अच्छे अच्छे नोबेल प्राइजेस मिले थे. थॉमसन ने क्या प्रपोज किया था उसके बारे में पढ़ते हैं. एन एटॉम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेड इन दैम. उन्होंने ऐसा बोला था कि जो पॉजिटिवली चार्ज थिंग्स है एटॉम के अंदर, पूरा जो चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके अंदर है. द नेगेटिव एंड द पॉजिटिवली चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और पॉजिटिव जितने हैं उतने ही नेगेटिव मैग्नीट्यूड होंगे. जो एटॉम है वो पूरा न्यूट्रल होगा. ऑल्दो द थॉमसन मॉडल्स एक्सप्लेन द एटॉम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटॉम्स एक्चुअली थॉमसन के जो मॉडल्स के अंदर, ये जो पूरा मॉडल उसने प्रेजेंट किया उसके अंदर एटॉम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बताया. The result of the experiment carried out by the other scientists could not explain by this model. So बाकी साइंटिस्ट ने जो सर्च करा उसके हिसाब से जे थॉमसन का मॉडल सही नहीं निकला, as we will see below. हम लोग आगे देखेंगे 4.2.2 रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम. अर्नेस्ट रुथरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. रुथरफोर्ड को ये जानना था कि इलेक्ट्रॉन्स किस हिसाब से एटॉम्स के अंदर होते हैं. लाने वाले कॉन्सेप्ट थे जे थॉमसन. उसके बाद सारे साइंटिस्ट की क्यूरियोसिटी बढ़ी एंड आगे जाके रुथरफोर्ड ने वो काम संभाला. रुथरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट्स फॉर दिस. रुथरफोर्ड ने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया. ये एक्सपेरिमेंट में वो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लेने वाले थे और एक पतली सी गोल्ड की फॉइल के ऊपर वो उसे फॉल ऑफ कराने वाले थे, मतलब उसके ऊपर डालने वाले
थे. He selected the gold foil because he wanted as thin as layer as possible. उसने एक पतली सी गोल्ड की एक थीन की लेयर ली क्योंकि उनको इतना पतला लेयर चाहिए था. This gold foil was about 1000 atoms thick और ये जो पूरा फॉइल था वो 1000 एटम थिक था. अल्फा पार्टिकल्स आर डबल चार्ज हीलियम आयन और अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो डबल चार्ज हीलियम के आयन जो होते हैं उसको डबल चार्ज किया जाता है. सपोज टू बी मास ऑफ इज 4u एंड फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो वही अमाउंट की एनर्जी कैरी करेंगे. इट वॉज एक्सेप्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटॉम. ऐसा माना गया कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे गोल्ड एटॉम्स के, सिंस जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बहुत हैवी होते हैं प्रोटॉन्स की कंपैरिजन में. ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू सी द लार्ज डिफ्लेक्शन. उसे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिला, बहुत सारे रेज बाहर आए, लेकिन कुछ इस हिसाब से, कुछ उसमें से चले गए, कुछ बाहर आए कुछ हिसाब से, ठीक है. बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटर एक्सपेरिमेंट गिव द टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. लेकिन इसकी वजह से जो रिजल्ट आया वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, एकदम डिफरेंट था. उसको फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मिले. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. उसने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने एक्चुअली रुदरफोर्ड ने कि सारे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स उसमें से पास ऑन हो गए और कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉल बाय द स्मॉल एंगल. छोटे छोटे एंगल्स के थ्रू वो सिर्फ डिफ्लेक्ट हुए. सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड्स. अगर एक आप पार्टिकल्स भेजोगे तो उसमें से 12,000 वापस से रीबाउंड्स होकर बाहर आ रहे थे. इन द रुदरफोर्ड वर्ड अगर उनके ऑब्जर्वेशन के बारे में बात किया जाए तो उनके हिसाब से दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू आर फायर अ 15-inch शेल एट द पीस ऑफ अ टिश्यू पेपर एंड इट्स कम बैक एंड हिट्स यू. वो ऐसा सोचने में उनको एक्चुअली बहुत सरप्राइज हो गया. उन्होंने बोला कि आप टिश्यू पेपर के अंदर 15 इंच का फायर डाल रहे हो और वो बाउंस बैक हो रहा है. तो इतना सरप्राइज होगा जितना मेरे को ये एग्जाम्पल देते हुए हो रहा है, उतना ही मुझे एक्सपेरिमेंट करने में इतना सरप्राइजिंग हुआ उसका रिजल्ट जानने में. उनके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. ई रुदरफोर्ड का जन्म और उनकी डेथ डेट के बीच में उसका ड्यूरेशन बताया कि 1871-1937 उनका बॉर्न स्प्रिंग ग्रो में हुआ था 13 अगस्त 1871. उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है. वो उनके काम के लिए रेडियो एक्टिविटी वर्क के लिए बहुत ही फेमस थे. उन्होंने न्यूक्लियस ढूंढ निकाला था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करके और उसके लिए उन्होंने 1908 में उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था केमिस्ट्री के लिए. लेट्स अस थिंक ऑफ द एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. लेट्स अ चाइल्ड स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ अ वॉल विद हिज आईज क्लोज. लेट हिम थ्रो स्टोन एट द वॉल फ्रॉम द डिस्टेंस. यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट, इसको और ज़्यादा वाइडन करने के लिए दूसरा एक एक्सपेरिमेंट बोला है कि आपको चाइल्ड को दीवार के पास खड़े कर देना है, आइज क्लोज कर दे. नेक्स्ट आपको थ्रो करना है स्टोन वॉल के ऊपर, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस से, उनको ना लगे, बच्चों को ना लगे, उस हिसाब से. ही विल हियर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल. जब जब वो स्टोन वॉल को स्ट्राइक करेगा आवाज़ सुनाई देगी. इफ़ यू रिपीट दिस 10 times, वो जब ये दीवार ठोकेगा, वो जो बच्चा होगा एक एक स्टोन लेके यहाँ पे वो जब दीवार को मारेगा तो उसको ये एक्टिविटी 10 टाइम करनी है. ही विल हियर द साउंड 10 times. उसको 10 बार वो आवाज़ सुनाई देगा. बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वुड थ्रो अ स्टोन एट द बार वायर फेंस, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स वुड नॉट हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी हियर्ड. अगर आप वहाँ पे वही चीज़ पे अगर आप पूरा वायर का पूरा एकदम जुट्ठा लगा दोगे, फेंस लगा दोगे, तो अगर वो पत्थर फेंकेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा. और ऐसा भी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम वो हिट भी नहीं होगा, कोई साउंड भी नहीं सुनाई देगा. दिस इज़ बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस. क्योंकि फेंस के अंदर बहुत ज़्यादा गैप होगा जो स्टोन को पास ऑन होने से रोकेगा. इसका मतलब अगर रुदरफोर्ड का कंक्लूजन देखें तो उसके एक्सपेरिमेंट से ये जानने को मिला most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through the gold foil without getting deflected. So हम लोगों ने जे थॉमसन ने बोला कि पूरा पार्ट जो है प्रोटॉन से भरा हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन से, लेकिन रुदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ये पता पड़ा कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है वो अंदर से निकल चुके हैं. दैट मीन्स एटॉम पूरा खाली ही होता है अंदर से. Very few particles were deflected from their part, indicating the positively charge of atom occupied very little space. थोड़े बहुत जो पार्टिकल्स है बाहर डिफ्लेक्ट होते आए हैं, इसका मतलब ये हो गया कुछ ना कुछ अंदर है जो उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है. लेकिन जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं उसका एरिया बहुत ही छोटा है. अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेरी डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिवली चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटॉम्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इन एन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटॉम. जब 180 डिग्री जब वो डिफ्लेक्ट होके बाहर आए तो ये पता पड़ गया कि वो जो प्रोटॉन्स है वो मिडल के अंदर है और वो बहुत ही स्मॉल सा एरिया ऑक्यूपाइड करता है. फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेट दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज
10 पावर इज 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एन एटॉम। उन्होंने न्यूक्लियस का एरिया बताया कि 10 पावर इज 5, पूरा एटॉम आप ले लोगे तो उसकी 10 पावर इज 5 टाइम्स छोटा होगा उसके न्यूक्लियस का एरिया, उसका मिडल जो पोर्शन है उसका एरिया इतना कम होगा, उसका रेडियस उतना कम होगा। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट द रुदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम विच आर फॉलोइंग फीचर्स। उन्होंने एक नया मॉडल प्रेजेंट किया न्यूक्लियस का जिसके अंदर ये फीचर्स थे। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज कुछ पार्टिकल्स है सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और सारे के सारे जो पार्ट्स है एटम के वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके आजू बाजू ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, और न्यूक्लियस का साइज, उसके अंदर का न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत ही कम माना जाता है। ड्रॉबैक्स ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटॉम देखेंगे कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या थी रुदरफोर्ड के मॉडल के अंदर। द ऑर्बिट रिवॉल्विंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द स्टेबल। जो उन्होंने ऑर्बिटल रिवॉल्यूशन बताया था इलेक्ट्रॉन्स का वो स्टेबल नहीं होता, एक ही जगह पे नहीं रहता है एक्चुअली ओरिजिनली में, लेकिन उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। एनी पार्टिकल्स इन द सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। जो अगर सर्कुलर गोल 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 घूमता रहेगा तो एक स्टेप के बाद उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, और जब वो मूव करेगा तो उसमें से एनर्जी रेडिएट होगा। दस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल लूज द एनर्जी, और धीरे धीरे करके जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो अपनी एनर्जी घुमा बैठेंगे। फाइनली वो न्यूक्लियस से छूट जाएंगे। इफ दिस वर सो द एटम वुड बी हाईली अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनके प्रपोज किए हुए मॉडल के हिसाब से एटम हाईली अनस्टेबल चीज़ है। हैंस मैटर वुड नॉट बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। और मैटर ऐसा नहीं होता है। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल। आपको पता है कि जो एटम है वो स्टेबल है। उनके मॉडल के हिसाब से जो एटम है वो स्टेबल नहीं है, जो गलत है। बोहर मॉडल ऑफ एन एटॉम देखेंगे। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज इन द रुदरफोर्ड मॉडल, रुदरफोर्ड के मॉडल के अंदर जो भी ऑब्जेक्शन आए उसको अगर निकाल दे तो नील बोहर ने अपने एक पोस्टुलेट्स यहाँ पे रखे। उन्होंने एक नया मॉडल ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट किया था। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रेट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटॉम। एटम के अंदर कुछ ही जो ऑर्बिट है वो अलाउ की जाती है। वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। उनका टाइम पीरियड था 1885 टू 1962। उनका बॉर्न कोपेनहेगन में हुआ था। 7 अक्टूबर 1885 को उनका बॉर्न हुआ था। ही वॉज अपॉइंटेड द प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स एट द कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1916 में उनको प्रोफेसर्स की तरह नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने काम के लिए एटॉम के स्ट्रक्चर्स को प्रेजेंट करने के लिए उनको 1922 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अमंग प्रोफेसर्स बोहर नंबर्स राइटिंग 3 अपीयर्स एज अ बुक। उन्होंने 3 बुक प्रेजेंट की थी। एक तो थ्योरी ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड एटॉम कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्क्रिप्टिव नेचर। उन्होंने नीचे पूरा जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उन्होंने शेल में प्रेजेंट किया था एनर्जी लेवल के हिसाब से, और उन्होंने शेल को नाम दिया था के शेल, फर्स्ट वाली एल, एम एंड एन शेल, और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो प्रेजेंट किया था। उन्होंने यहाँ पे नंबरिंग भी बताया हुआ है। नंबरिंग मतलब सेल्स के नंबरिंग कुछ इस हिसाब से। न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। इन 1932 जे चैडविक्स डिस्कवर द अनदर सम एटॉमिक पार्टिकल। जे चैडविक ने न्यूट्रॉन फाइंड करे थे। न्यूट्रॉन एक ऐसा चीज़ होता है जिसको ना कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना यहाँ पे नेगेटिव। वो प्रोटॉन जितने नंबर्स में होता है उतने ही नंबर्स में होता है। उन्होंने ऐसा प्रेजेंट किया था। इट वॉज इवेंचुअली नेम द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा जो न्यूट्रॉन होते हैं वो सब में प्रेजेंट होते हैं। इन जनरल न्यूट्रॉन के लिए साइन है सिर्फ एन। मास ऑफ एटम therefore given the sum of the mass of n protons and neutrons present in the nucleus। so अगर मुझे एटॉम का मास पता करना है तो मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास प्लस करना पड़ेगा, तो मुझे एटॉम का मास मिल जाएगा। मतलब पूरे एटॉम का कितना वजन है वो मुझे मिल जाएगा। आगे की पढ़ाई पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।